नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। तेज प्रताप यादव पर एफआईआर, सही सुन रहे हैं आप, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। रांची में कई अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें पहला नाम तेज प्रताप का है। लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया है। गाइडलाइंस को नहीं मानना तेज प्रताप को महंगा पड़ा। जिला प्रशासन ने चुटिया थाने में आवेदन दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तेज प्रताप यादव पर एफआईआर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जिला प्रशासन ने चुटिया थाने में दिया है आवेदन। और कल की ये तस्वीरें हैं जब एक होटल में वो रुके थे और मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की थी। तो अब होटल के जो मालिक हैं, यानी कि जो ये कैपिटल रेजिडेंसी है, उनके मालिक से भी पूछताछ हो रही है, उन पर भी मामला दर्ज करने की कवायद चल रही है। तो बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव पर एफआईआर, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। रांची के अन्य लोगों के खिलाफ भी, जो कि तेज प्रताप के कुनबे में थे, जो उनके साथ थे, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़ा हुआ यह मामला है। गाइडलाइंस को नहीं मानना महंगा पड़ गया। जिला प्रशासन ने चुटिया थाने में आवेदन दिया है। और चलिए सीधे झारखंड का रुख करते हैं। हमारे साथ झारखंड संपादक संतोष हैं, उनसे बात करते हैं। संतोष, ये हम जानना चाहेंगे कि फिलहाल की जो स्थिति है वो क्या कहती है और अभी के हालात क्या हैं। जिस तरीके से कल जो कुछ भी हुआ तस्वीरों में हमने देखा, सबसे बड़ी बात कि पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की, लेकिन इतने लंबे अंतराल तक उन्हें पता नहीं चला कि उल्लंघन हो रहा है। नियमों को वो ताक पर रख रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए, यहाँ इन्होंने गलती की और इसी गलती की वजह से जिला प्रशासन ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। और जो गाइडलाइन था वो गाइडलाइन के मुताबिक इनको झारखंड में जैसे ही एंटर किया इन्होंने, उसके बाद ये यहाँ पर परमिशन ले सकते थे, यहाँ रहने की, यहाँ से आने के बाद की जो परमिशन होती है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और जिसकी वजह से आज जिला एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एफआईआर दर्ज करवाया है। चुटिया पुलिस स्टेशन रांची में ही पड़ता है। यहाँ पर इससे पहले भी अगर आप देखें तो तेज प्रताप रांची इसलिए आए थे कि उन्होंने जो बयानबाजी की थी, उन बयानबाजी के बाद पार्टी के अंदर जो घमासान मचा था, जो सीनियर और जूनियर को लेकर जो बात चली थी, उस बात को लेकर उसको समाधान निकालने के लिए खुद लालू प्रसाद भी काफी नाराज थे। उसको समाधान निकालने के लिए यहां पहुंचे थे, लेकिन एक और विवाद उनके साथ जुड़ गया। जहां वो ठहरना तो उनको कहीं और था, जो यहां प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके घर पर ठहरना था, लेकिन उसके बाद फिर ये होटल कैपिटल रेजिडेंसी में ठहरने चले गए। और वहां क्योंकि अभी कोई भी होटल खोलने की अनुमति नहीं है, और ऐसे में वहां होटल खुलवाना, उसको लेकर सवाल उठे। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने होटल के मैनेजर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराया है। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक परेशानी बढ़ती चली गई। और उसके बाद यहां बिना बताए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहां से वो झारखंड की सीमा से बाहर चले गए। और जब झारखंड की सीमा से बाहर गए, तब इन लोगों को भनक लगा कि तेज प्रताप यहां से झारखंड से जा चुके हैं, और इन्होंने यहां रहने के दरमियान जो एग्जम्पशन लेना चाहिए था, जो इन्हें एप्लीकेशन मूव करना चाहिए था, वो एग्जम्पशन यहां से इन्होंने नहीं लिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। अगर आपने गलती कर दी, आने से पहले अगर आपने नहीं ली है इजाजत, तो यहां रहते हुए भी आप ले सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। संतोष, तीन बड़ी बातें आपने कही। एक तो कंफर्मेशन की बात है, इजाजत लेने की बात है। दूसरी की आपको पता है नियम क्या है, कानून क्या है, उसका उल्लंघन आपने कर दिया। होटल के कमरे में ठहरे, आपको प्रदेश अध्यक्ष के यहां ठहरना था, वो आपकी बात है, लेकिन आपने यहां भी गलती कर दी। जब इतनी सारी गलतियां हो रही थी, यह लंबा वक्त गुजरता जा रहा था, तब तक झारखंड की पुलिस को, रांची की पुलिस को, उनके अधिकारियों को पता नहीं चला। सभी लोग ट्विटर पर ही रहते हैं, सोशल मीडिया पर ही रहते हैं। नहीं, देखिए, इनके जो मेरी जानकारी है, जो मुझे सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक इनका जो सेक्रेटेरिएट, इनका जो पर्सनल स्टाफ है, उनकी तरफ से ये सूचना दी जा रही थी कि हम लोग ईमेल के माध्यम से ये एप्लीकेशन परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो हमारी को जानकारी है, वो लोग ये भी समझ रहे थे कि शायद, क्योंकि ये खुद भी एक जिम्मेदार नेता हैं, लालू प्रसाद जैसे बड़े नाम के बड़े बेटे हैं, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से ये गलती हो गई है। और उस गलती के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कदम उठाया है। चलिए, गलती महंगी पड़ेगी। ब्रिजम हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। ब्रिजम, तेज प्रताप पहुंचने वाले हैं, क्या सूचना है?
जी अभी थोड़ी ही देर के बाद तेज प्रताप यहाँ पहुँचेंगे। अभी सूचना ये मिली है कि तेज प्रताप पटना इन कर चुके हैं, बस इस आवास पर आने वाले हैं। मैं ठीक तेज प्रताप यादव के आवास के बाहर खड़ा हूँ। आप देखिए तेज प्रताप यादव का ये आवास है। तेज प्रताप यादव और विवाद और तेज प्रताप यादव का रिश्ता जो है वो काफ़ी पुराना है। 2019 के चुनाव में भी इस तरह के कई बयान उन्होंने दिए थे जिसमें पार्टी फंसती हुई नजर आई थी, परिवार फंसता हुआ नजर आया था। इस बार विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के दरमियान जब इस तरह की गलती तेज प्रताप यादव करते हैं तो पार्टी और उनका परिवार पूरी तरह से संकट में आ जाता है। आपको बता दें कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन उन्होंने किया और एफआईआर वहां हुआ, लालू यादव भी काफ़ी चिंतित होंगे और साथ ही यहाँ परिवार के जो सदस्य हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव भी इस विवाद में फंसना नहीं चाहते हैं। लगातार वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव किसी तरह से साफ सुथरे तरीके से और बिल्कुल ब्रिजम आप नजर बना के रखिए, जैसे ही तेज प्रताप आएंगे एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, बिहार चुनाव को कोरोना के कारण टालने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि कोरोना के कारण चुनाव को नहीं टाला जा सकता। निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की पूरी आजादी है और कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी चुनाव संबंधी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है और ऐसे में इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको यह बताएं कि अविनाश ठाकुर नाम के शख्स ने इस पर याचिका दी थी जिसमें मांग की गई कोरोना के कारण बिहार चुनाव को टाला जाए। आज पटना हाई कोर्ट में भी इससे संबंधित याचिका खारिज कर दी गई है। वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बिहार में होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसकी तारीख मुकर्रर ना किया जाए, यानी कि विधानसभा का जो चुनाव की तारीख है उसका फैसला ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उसे साफ तौर पर उस याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो अभी तारीख ही मुकर्रर ना हुआ हो उसके बारे में अभी फैसला कैसे लिया जा सकता है, और अगर इस मामले पर आपको दिक्कत है तो आप इस मामले की शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग से करें। केंद्रीय चुनाव आयोग इस मामले में फैसला करेगा क्या अभी चुनाव कराना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस मामले पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का क्या मतलब है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए साफ तौर पर कहा है कि बिहार में होने वाले जो चुनाव की जो तारीख है इस मामले में पहले केंद्रीय चुनाव आयोग है वो फैसला करेगा और अगर उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तब इस मामले में कोर्ट पे सुनवाई हो सकती है। कहीं न कहीं इस मामले को देखते हुए बिहार में काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो सर आंखों पर है। बिहार में जब भी होंगे चुनाव डूबेगी एनडीए की नाव, ये तय है। चुनाव आयोग को लिखित रूप से सभी बातों से राष्ट्रीय जनता दल ने अवगत करा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हर्ष स्वीकार करते हुए एकदम स्वागत करते हैं। मेरा सवाल चुनाव आयोग और सरकार से है कि मतदान करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा, उसकी जान माल की रक्षा, उसका बेहतर स्वास्थ्य कैसे रहे, ये चिंता हमारी हमेशा रही है। और बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने आइसोलेशन समेत तमाम वार्डों का जायजा लिया, अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार विधानसभा चुनाव टालने की याचिका खारिज हो गई है। चुनाव कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और चुनाव आयोग का फैसला हर किसी को मान्य होना चाहिए। मेरा मानना है चुनाव आयोग का अधिकार है। राज्य की सरकारें, राजनीतिक दल अपनी बात उनके सामने रखते हैं और इसके बाद जो निर्णय चुनाव आयोग ले उसको लोगों को मानना चाहिए। और जेडीयू के दलित विधायकों की बैठक आज मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर हुई है। बैठक में अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी, संतोष निराला और प्रेमा चौधरी शामिल हुई और इस दौरान नीतीश कुमार की 6 सितंबर की होने वाली वर्चुअल रैली की तैयारियों पर चर्चा हुई और साथ ही सरकार की रणनीति, दलित समाज तक पहुंचने की योजना भी तैयार की गई है।
15 वर्षों में जितना काम किया है, बाकी राजनीतिक दल ने सिर्फ बात किया, माननीय नेता ने न सिर्फ काम किया बल्कि योजनाओं का निर्माण किया, बजट का प्रावधान किया, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमें सबल बनाने का काम किया। कि दलित में पैदा ले लेने से कोई दलित का नेता नहीं हो जाता है। जिस समाज के लिए काम करता है उसका नेता होता है। जिस तरह से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा त्याग करके दलित समाज के जो सबसे अंतिम पायदान के लोग थे उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसी तरह से जिस तरह से दलित समाज के लिए जो पंचायती राज होता है उसमें आरक्षण देकर के भिन्न भिन्न पदों पर जिस तरह से प्रतिष्ठित पद है उस पर दलित समाज के लोगों को बैठाने का काम किया। जब जब चुनाव आता है तब तब दलित के कुछ मुद्दे उठाकर और चुनाव का लाभ लेने का लोग प्रयास करते हैं, लेकिन बिहार के जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं वो काफ़ी सतर्क और सूझबूझ से काम लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं वो माननीय नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानते हैं। रैली होने वाली है हमारे जदयू का, तो हम लोग को करना है कि रैली हमारा सक्सेस और जन जन तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बात को, उनके विचारों को लोग सुन सके। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बढ़ गई है। गठबंधन के सीट बंटवारे में उपेंद्र कुशवाहा को ना आरजेडी भाव दे रहा है और ना ही कांग्रेस पूछ रही है। ऐसे में कुशवाहा बीच मझधार में फंसे नजर आ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अब तक एक बार भी कुशवाहा से बातचीत नहीं की, लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा अब लालू से गुहार लगा रहे हैं कि बातचीत आगे बढ़े। वहीं जेडीयू और बीजेपी कुशवाहा पर चुटकी ले रहे हैं। पूर्व में भी और बिहार प्रभारी माननीय शक्ति सिंह गोहिल साहब ने कह दिया था कि महागठबंधन के तमाम साथियों से हमारी बातचीत हो गई है और बेहतर तरीके से समन्वय बन रहा है। अभी वक्त है, समय आते आते देखिएगा सब ठीक हो जाए। आप देखे होंगे, हमको नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत दिक्कत है, वो हमारे महागठबंधन के एक पार्ट है और समय आने पे आप देखेंगे कि महागठबंधन बड़ी एकजुटता के साथ सबके सामने में आएगा। जब समय आएगा तब ना बात करेंगे, धैर्य उनको रखना चाहिए, सभी दलों को धैर्य रखना चाहिए। समय आने पर सब चीज मिल बैठ करके तय होगा, इतना बौखलाहट में नहीं रहना चाहिए। डीए में थे, उनका कितना सम्मान था, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थे और महागठबंधन के भीतर उनको डेमोरलाइज किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। राजद और कांग्रेस के बीच उनको सैंडविच बनाकर न घर के रहे न घाट के, ये मुहावरा पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी पर फिट बैठता है। तेजस्वी यादव ने उनका सीटों के तालमेल को लेकर फोन उठाना बंद कर दिया। सीट शेयरिंग में जो राजद के तेवर है उसके हिसाब से आरएलएसपी को बहुत ज्यादा सीटें नहीं। जन अधिकार पार्टी ने बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि 100 सीटों पर उनके उम्मीदवार तय हो गए हैं। पार्टी के 85% उम्मीदवार युवा हैं। दलित और अत्यंत पिछड़े उस नेतृत्व पर मैं खड़ा हूं, लेकिन हमारी पार्टी लगभग 100 सीटों का चयन उम्मीदवारों को तैयारी करने के लिए इंटरनल कह दिया गया। 150 पर सर्वे में खड़ा होने की संभावना को हमने तलाशा। जो बचे हैं उसमें हम किसी भी परिस्थितियों में जो मजबूत विकल्प की तलाश करेंगे। जब मजबूत विकल्प बिहार बचाने के लिए हमें मिलेगा जो 30 साल से अलग हो। वहीं पप्पू यादव के 150 सीट पर चुनाव लड़ने वाले बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि पप्पू यादव चुनाव से पहले इसी तरह की बातें करते हैं, जैसे ही पति पत्नी सेट हो जाते हैं सबको छोड़ देते हैं। आज तक के राजनीतिक कैरियर में पप्पू यादव जी ने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, पार्टी के संगठन के लोगों और समर्थकों को गोल गोल घुमा करके ऐन चुनाव के वक्त में अपने लिए और खुद भाभी जी के लिए मामला सेट करते हैं, डील करते हैं। और पूरे करियर में, राजनीतिक करियर में पप्पू जी ने आज तक एक भी अपने नेता कार्यकर्ता को विधायक और सांसद नहीं। इधर सीएम नीतीश कुमार शनिवार को गंगा जल उद्भव योजना का शिलान्यास करने के लिए नालंदा नवादा बॉर्डर पर पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम घोड़ा कटोरा समेत अन्य स्थलों का मुआयना करेंगे। उनके आगमन को लेकर युद्धस्तर पर तैयारियां चल रही हैं। गंगा जल उद्भव योजना के तहत मोकामा से पाइपलाइन के जरिए राजगीर के घोड़ा कटोरा पानी लाया जाएगा, जहां फिल्टर कर पहले फेज में गया बिहार शरीफ से पानी भेजने का काम किया जाएगा। उसके बाद नवादा जिले में भी गंगा जल पहुंचाने का काम किया जाएगा। अब ये मौजूद हैं नालंदा और नवादा बॉर्डर पर,
जहां आप देख सकते हैं कि कल गंगा जल उद्भव योजना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां आने वाले हैं और करोड़ों रुपए की लागत से जो कार्य चल रहे हैं उसका शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां जोर शोर से चल रही है और यहां कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे, जिसको लेकर हेलीपैड बनाया जा रहा है। उद्धव योजना हम बिहार सरकार ने चलाया है, जिसमें गंगा नदी का पानी यहाँ ला के हम लोग रिजर्व करेंगे और यहाँ से उसको ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू शुद्ध करके लोगों तक पहुँचाया जाएगा। इसी को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री कल आएंगे। कल शिलान्यास भी हो जाएगा ना, शिलान्यास कार्यक्रम शिलान्यास भी हो जाएगा। हमारे साथ है एडीएम साहब नालंदा, जहां जो बता रहे थे कि यहां कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे और यहां सारे जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसका जायजा भी लेंगे और कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और सीएम नीतीश कुमार ने शहरी निकाय की योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया है और इन योजनाओं पर 814 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए हैं। नल जल और नाली गली की योजनाओं से लाखों लोगों को फायदा होगा। सीएम ने लोगों को अलर्ट किया कि वो गुमराह करने वालों के झांसे में ना आए। लोगों को जान लीजिए, कुछ बाएं दाएं इधर उधर रोज बोलते रहेगा, कुछ न कुछ बताते रहेगा, जाएगा तो गांव के लोगों को भड़काने के लिए, लेकिन भूलिएगा मत कौन क्या बोलता है, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमको कोई रुचि नहीं है, जिसको जो मन में आवे लोगों को गुमराह करने के लिए जो कहना है कहे। लेकिन याद करिएगा क्या हाल था पहले। पीने के लिए पानी मिलता था, घर से बाहर निकलने के लिए पक्की गली और नाली का निर्माण किया गया था। तो इन सब चीजों को भूलिएगा मत। और बड़ी खबर है समस्तीपुर से, जहां खाकी और खादी का बेरहम चेहरा देखने को मिला। यहां छेड़खानी के आरोप में 3 युवकों को हाथ पैर बांधकर बुरी तरह पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। मामला बिथान थाना क्षेत्र के पुसहू गांव का है, जहां छेड़खानी के आरोप में मुखिया पति कैलाश राय और बिथान थाने के एसआई अवधेश सिंह ने बेरहमी से हाथ पैर बांधकर 3 युवकों की पिटाई कर दी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एएसआई कैसे बेरहमी से युवक की पिटाई कर रहा है। तीनों युवकों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। फिलहाल एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। छेड़खानी का मामला को आरोप लगाया जा रहा था, इसकी जानकारी प्राप्त होने पे वहाँ के स्थानीय मुखिया और लोकल पुलिस पहुँची थी और थाना के द्वारा मारपीट किस परिस्थिति में की गई है इसके संबंध में हमने वहाँ के एसडीपीओ रोसड़ा को जांच के लिए दिया है। जांच के पश्चात हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। और अब बात न्यूज 18 की खबर के असर की। छपरा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सिविल सर्जन ने अनुपस्थित डॉक्टरों का वेतन रोक दिया। सभी डॉक्टरों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। डॉक्टरों की लापरवाही की हमने खबर दिखाई थी। ड्यूटी में तैनात सभी डॉक्टर गायब थे। सदर अस्पताल में एक डॉक्टर ही ड्यूटी पर मौजूद दिखे। तो न्यूज 18 की खबर का असर यह हुआ कि वेतन रोक दिया गया है जो भी अनुपस्थित डॉक्टर थे अपनी ड्यूटी से। इधर मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान धार्मिक समारोह को लेकर जारी गाइडलाइन को सख्ती से पालन किया जाएगा। मुहर्रम के बारे में शिया वक्फ बोर्ड एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा भी है अपील जारी की गई है समुदाय के लोगों से कि क्या वो सावधानियां बरतें, क्या करें क्या नहीं करें, इस तरह के जो है वो इसलिए जो है उसका भी प्रभाव हमें जो है दिखेगा। और इसके अलावा जो है हमारी अपनी सारी व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी हैं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।